साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। देश में एक देश एक चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल में आज बड़ी बैठक होगी, जहां लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति को रोड मैप शेयर करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे। इससे पहले 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर शामिल हुए थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। तो जोधपुर हॉस्टल में आज बड़ी बैठक की जा रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर मंथन किया जाएगा। पूरा देश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावे में किया था, वहीं पर आज एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इससे पहले 23 सितंबर को बैठक कराई गई थी, हाई लेवल की बैठक थी, जिसमें पूर्व गुलाम नबी आजाद भी उसमें शामिल थे, तमाम नेता उसमें शामिल थे। अब बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हुए थे। इसके साथ तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे। 8 लोग इस पूरे कमेटी के मेंबर शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए आज फिर से एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि नंदनी लगातार मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो इसको लेकर करीब तमाम तरह की बातें होती थी, और अगर हम देखें तो 1952 में पहली बार हमारे देश में आम चुनाव हुए, तब से लेकर 1970 के लगभग हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की भी चली आ रही है, बड़ी नीति चली आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर बदलाव हुए, तो बदलाव के बाद फिर यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा चुनाव होने लगे और अलग जगह लोकसभा चुनाव होने लगे। पर इसको दोबारा नीति पर लौटने के लिए कवायद चल चुकी है, और यहाँ पर 2 सितंबर को नीति एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उसके साथ साथ तमाम लोग उसमें जोड़े गए थे। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी वो 23 सितंबर को मीटिंग हुई थी, इस दौरान भी तमाम तरह की बातें रखी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विशेष जो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है तो जोड़ा गया, और यहाँ पर सबसे प्रयास यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराएगा। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा सकता है, क्योंकि देखिए विपक्ष पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं? देखिए, विपक्ष का अपना यहाँ पर सोचना है, पर निश्चित रूप से इसको केवल बैठकें हो रही है और बैठक का यहाँ परिणाम का सामने आने वाला है। नंदनी, यदि यहाँ पर केवल बैठक करने से काम करने वाला है, इसका परिणाम किस तरह निकालेंगे कि तमाम जगह जहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं वहां पर कैसे किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव तो चलो मैं मान सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले अगले साल, तो उसकी यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर जिस तरह से यहाँ बात कही जा रही है कि जो राज्यों में विधानसभा चुनाव जहाँ हो चुका है वहां पर किस तरह की आप नीति बनाएंगे, कैसे लोगों को तैयार करेंगे। बीजेपी स्वयं कई जगह पर सत्ता में है, वहां पर क्या दोबारा चुनाव कराएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम तरह के प्रश्न वो सामने है। बैठक यहाँ पर आज भी हो रही है दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल पर। यहाँ पर बैठक के माध्यम से क्या स्पष्ट हो पाएगा, नीति कैसे बनानी पड़ेगी, और जो क्षेत्रीय दल है, जो राष्ट्रीय दल है, उनको यहाँ पर तैयार कैसे किया जाएगा, सामाजिक कैसे बढ़ाया है, बड़ी चुनौतियां होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई अहम मुद्दों में से ये भी एक अहम मुद्दा था, और जिसको लेकर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये कराए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि ये एक चुनावी एजेंडा है 2024 से पहले। बिल्कुल, चुनावी एजेंडा इसको विपक्ष कह सकता है, विपक्ष की अपनी एक सोच है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हमने आपको बताया कि 1952 में पहली बार चुनाव हुए, तो उसके बाद से लगभग 70 तक चुनाव कराए गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन की नीति हमारे देश में लागू थी, उसके बाद से यहाँ बदलाव हुआ था। उसके बाद से अलग अलग कई राज्यों में चुनाव हमने एक साथ कराते, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में साथ एक ही महीने में चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब कई राज्यों में एक साथ चुनाव हम करा सकते हैं, तो राज्यों के साथ साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की ये नीति भी बना सकते हैं, और निश्चित रूप से इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और जनता का जो एक मोटिव होता है कि अपने आप को समय भी बचाना है और परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें, क्योंकि जब चुनाव होता है तो तमाम वहाँ
पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान नहीं दे पाते। कोई नेता चुनाव जब हो जाते हैं तो तमाम चीज छूट की जाती है। तो निश्चित रूप से बेहतर विकल्प के सामने आ रहा, पर यहाँ पर नीति के माध्यम से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है विपक्ष को यहाँ पर एकजुट कैसे किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। जी देखिए, जब पहली बार बैठक हुई थी तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, गुलाम नबी आजाद शामिल हुए थे। इस बैठक में और कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? देखिए यहाँ पर जो विशिष्ट सदस्य हैं अर्जुन राम मेघवाल वो शामिल हुए। इसके अलावा जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं वो सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए। रामनाथ कोविंद यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और जितने भी पदाधिकारी 8 सदस्य यहाँ रखे गए थे और 9वें सदस्य के रूप में यहाँ पर हमने देखा था कि अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ रखा गया था, केंद्रीय कानून मंत्री है। तो फिलहाल वो सभी सदस्य यहाँ पर शामिल है और यहाँ पर केवल एक चर्चा होने वाली है कि विपक्ष को कैसे मनाया जाए, विपक्ष को समझाया जाए, क्योंकि ये नीति बहुत बेहतर नीति साबित हो सकती है अगर यहाँ पर विपक्ष मान जाता है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के लिए यहाँ पर सिरदर्दी होगी कि तमाम राज्यों में बीजेपी अभी हाल में सरकार बना के बैठी है, तो यहाँ पर बीजेपी किस तरह इस पर तैयार होती है, बीजेपी इसको किस तरह चुनौती के रूप में लेती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। जी, तो क्या लगता है कि वाकई में विपक्ष इस मुद्दे पर विचार करेगा? क्या वाकई में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा क्या? अब देखिए जनता के लिए बहुत बेहतर है और यहाँ पर विपक्ष को यहाँ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय भी बचेगा, चीज़ें भी बचेगी। जो हमारे मैन फोर्स लगता है, जो हमारे पर लोग लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, वो तमाम चीज़ें हमको नहीं लगानी पड़ेंगी और निश्चित रूप से जब हमको लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी तो निश्चित चुनाव भी बहुत अच्छी तरह संपन्न होगा। यहाँ पर आपको स्थानीय पुलिस के अलावा जो आपके तमाम जो बल हैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बेहतर विकल्प रूप में सामने आ सकता है और यहाँ पर विपक्षी दल को भी यहाँ समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ जनता के हित में हो रही है तो वहाँ पर आपको भी साथ देना चाहिए। हालांकि विपक्ष में जहाँ सरकार बनी है वहाँ पर विपक्ष कैसे तैयार होगा और बीजेपी जहाँ पर अभी हाल में सरकार बना के बैठी है वहाँ पर बीजेपी किस तरह तैयार होती है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी उठापटक जारी है। वहीं पीएम मोदी के अजय रथ को 2024 के चुनाव में रोकने के लिए विपक्षी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन की कलई अगले महीने होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही खुलने लगी है, जहां अलायंस के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच जो तकरार इतनी बढ़ गई है, इंडिया अलायंस पर खतरे का बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता मिला है। विपक्षी गठबंधन के नेता अभी तक मायावती से इंडिया अलायंस में शामिल होने की अपील कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो एक कदम आगे बढ़कर उन्हें कांग्रेस में ही शामिल होने का न्योता दे डाला है। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए, मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुख करते हैं ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन जो मिलकर बना हुआ है वो देश को बचाएगा। वहीं पर अब कांग्रेस आचार्य प्रमोदम कृष्णम ने ये बड़ा बयान दे दिया कि मायावती शामिल हो जाएं और देश को बचाएं INDIA गठबंधन में। देखिए अब INDIA गठबंधन की यहाँ क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोटोकॉल की स्थिति हमने देखी है और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ है, जुबानी जंग हुई है, वो स्पष्ट करती है कि INDIA गठबंधन की भविष्य की बात यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर INDIA गठबंधन की बात करना फिलहाल यहाँ पर बेमानी हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर आपको संगम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गठबंधन का साथ देते तो संगम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गठबंधन का साथ देते तो शायद यहाँ पर जो गठबंधन तो जो साथी हैं, जो सक्रिय दल है, जो वहाँ पर सत्ता में है या विपक्ष की भूमिका में है, तो शायद उनको यहाँ पर मजबूती मिलती है और शायद यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर परिस्थिति बदल सकती है। पर यहाँ पर जिस तरह से हम सिर्फ प्रोटोकॉल की स्थिति देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में INDIA गठबंधन के लिए नुकसानकारी हो सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह आचार्य प्रमुख स्तर में बात कही है मायावती को, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को उन्होंने कहा है साथ में लाभ लेने की बात उन्होंने कही है। अब बसपा सुप्रीमो वहाँ पर जाती है कि नहीं जाती है
हैं वो उनका प्रश्न है, पर यहाँ पर सबको लिए यहाँ पर एक प्रकार से न्योता जरूर दिया जा रहा है। कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा ये भी महत्वपूर्ण है, और INDI गठबंधन का भविष्य कितना आगे चलेगा 2024 तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, इसके पहले भी तमाम तरह की यहाँ पर टूटने की उम्मीद की जा सकती है, तो वो भी देखने वाली बात होगी नंदनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मायावती INDI गठबंधन में शामिल हो जाती है तो इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है और कितनी मजबूती मिलने वाली, क्योंकि INDI गठबंधन तो आपस में अब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब शामिल होगी क्या फायदा मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा नंदिनी, पर चूंकि बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, वो दलित वोट बैंक है, OBC वोट बैंक है, और उसी के वोट बैंक के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो यहाँ पर क्या कुछ अलग होने वाला है वो अलग बताया। कई बार उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस बार एक लाख चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, 2019 चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन करके लड़ी, 2019 चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन करके लड़ी थी और वहाँ पर उनको 10 सीटें वहाँ पर जीत कर आई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको लाभ मिला था, पर इस बार वो गठबंधन में शामिल होती कि नहीं होती है, अगर शामिल होती तो कितनी सीटों की मांग। कई मंत्री तो उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारा अपना परंपरागत वोट बैंक है और हम लगातार अपने वोट बैंक के लिए काम करते आए हैं। हम सर्जन हिताय सर्जन सुधार की बात करते हैं और हम सभी वर्गों के लिए काम करने चाहते हैं, और हमने जो पहले भी सरकार बनाई है तो हमने दिखाया है काम कैसे होता है, और कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों को लेकर जनता हमें आज भी याद करते हैं। तो इन तमाम ऐसे जो बातें उन्होंने पहले भी कही गई है, और यहाँ पर आचार प्रमुख स्तर के नेतृत्व को स्वीकार कहता है कि नहीं कहता है, जब उनका कोई बयान उससे आता है वो आने वाले वक्त आएगा। लेकिन देखिए मायावती ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल में गठबंधन नहीं करेंगी, तो क्या लगता है जिस तरीके से उन्हें न्योता दिया गया है इसके बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या मायावती विचार कर सकती हैं क्या? जुबानी न्योता है और जुबानी न्योते को यहाँ पर कोई पर नहीं होते, कोई पंख नहीं होते। अब तो ये बातें कही जाती है कि हमारे साथ आ जाइए हमारे साथ नहीं आइए, तो यहाँ पर बातें भी होती रहती है, मुलाकातें भी। अभी हमने हाल में देखा है जिस तरह से संसद में रमेश जुर्गी के बयान के बाद ताने सली जो बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा के सांसद है वो लगातार हमने देखा है मुलाकात उनकी राहुल गांधी से हुई, जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ताने सली यहाँ पर उनके साथ जुड़ जाएंगे, और इस तरह की तमाम तरह की चीजें चलती रहती है। बहरहाल मुलाकातें होती रहती है और बयानबाजी होती रहती है, न्योता दिए जाते हैं। अभी पार्टी डिसाइड करती है, नेता डिसाइड करता है कि हमें जाना कि नहीं जाना है। थोड़ा INDI गठबंधन को लेकर जो प्रोटोकॉल की स्थिति है, तो मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी को वहां पर जाने की फिलहाल जो आकांक्षा है वो फिलहाल ना के बराबर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई है। ये बच्चे अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। गौरतलब है कि कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद उनकी जांच में पता चला कि इन बच्चों में HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण फैल गया है। डॉक्टरों ने बताया कि यह रक्तदान के तहत लिया गया था। संक्रमित बच्चों में से 7 को हेपेटाइटिस B, 5 को हेपेटाइटिस C और 2 को HIV की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। एक तरफ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने अब इस मामले में योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी सवाल किए। सोशल मीडिया साइट X पर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना बेहद गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B, C जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गई। ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए कानपुर से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसमें 14 बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई है।
ये आपको बता दें जिस तरीके से पूरा मामला संक्रमित का सामने आया है अस्पताल से, और जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही जो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो आपस में बातचीत करने लगे कि आखिरकार ये मामला कैसे सामने आ गया। पिछले 2019 में ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं, लेकिन अचानक ऐसा क्या वो 14 बच्चों में संक्रमित सामने नजर आ गई। बाल रोग विभाग के अगर अधिकारी की बात करें तो उन्होंने जो अरुण आर्य हैं उन्होंने बयान दिया। बयान देने के बाद जैसे ही खबर मीडिया में फैली, अधिकारियों तक पहुंची, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद कुछ ही देर बाद अलग अस्पताल के प्राचार्य हैं संजय काला, उन्होंने वार्ता करने के बाद करते हुए उन्होंने इस खबर का खंडन किया। बोले ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, ना ऐसी कोई बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। और अरुण आर्य का जो बयान है उसको भी उन्होंने बयान का खंडन किया और कहा जो भी अफवाह फैली है इस पर जांच बैठा दी गई और जल्दी जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए राजनीति भी देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टियां हो, लगातार बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। हालांकि वहीं ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर कहना कि जो भी चीजें सामने निकल के आई हैं इस पर जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अगर अस्पताल की बात की जाए तो ये कहा गया था कि इन बच्चों पर लक्षण पाए गए, इसके बाद प्राइवेट ब्लड बैंकों से ब्लड चढ़ाए और इसके बाद जब जिनकी जांच हुई तो 14 बच्चे संक्रमित पाए गए। तो पूरा बिल्कुल, देखिए दीपक, अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन ये गंभीर बात है। 14 बच्चे इतनी गंभीर बीमारी से अब ब्लड बैंक डोनेट जिस तरीके से किया गया था, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की बात सामने आ रही है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ अपडेट है? ठीक है, मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो हैं, जो अलर्ट के प्रधानाचार्य संजय काला, उन्होंने वार्ता की और पूरी खबर का खंडन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी अफवाह फैली है इस पर जांच कराई जाएगी और अरुण आर्य के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, इन पर भी कार्रवाई होगी। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है लापरवाही दिखा रहा है और गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और जो बच्चे संक्रमित पाए गए हैं जो पॉजिटिव आई है ये कैसे आई। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मामले को पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दबाने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन ये गंभीर विषय और जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अक्सर देखा गया जब भी ऐसे मामले स्वास्थ्य विभाग से निकल के आते हैं तो जांच का हवाला दिया जाता है, लेकिन जांच कभी पूरी नहीं होती और जांच के बाद कोई कार्रवाई आज दिन तक देखने को नहीं मिले। अब देखना सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच के बाद क्या इन अधिकारियों पर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से ब्रजेश पाठक सीएम, उनके पास स्वास्थ्य विभाग का पूरा मामला विभाग है, इसके बाद जब से वो स्वास्थ्य विभाग का विभाग देख रहे हैं तब से कई कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कानपुर में जो मामला सामने निकल के आया है, जो बच्चे हैं उनका मामला है, तो क्या इस पर प्रदेश के जो है डिप्टी सीएम वो स्वास्थ्य विभाग पर कोई जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे या फिर जांच का हवाला दीपक, जिन बच्चों को ये बताया जा रहा है क्या उनके परिवारजन भी सामने आए हैं? ऐसा कुछ मामला सामने आया है क्या कि उनके परिवारजनों ने ये आरोप लगाए हों, उनके परिवारजन इस पूरे मामले पर बोलने के लिए कुछ तैयार हैं? देखिए, जैसे ही ये मामला जो है मीडिया के संज्ञान में आया, मीडिया में चलने लगा, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो सब एक्टिव हो गए और हम लोगों ने जब बात करना का प्रयास किया, परिजनों से मिलने का प्रयास किया, तो अभी तक कोई संक्रमित बच्चों के परिजन जो है मिले नहीं। लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों के परिजन मिले, उनसे बातचीत की जाए ताकि पूरा मामला पता चले कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में पूरी खबर का खंडन कर दिया और इसके बाद कहा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात अब यही होगी कि जांच के बाद क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या फिर मामला दबा लिया जाएगा। जी देखिए, वहीं पर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, लगातार सोशल मीडिया पर अब तंज भी कसे जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये बात तक कह दी कि डबल इंजन की सरकार डबल बीमार कर रही है लोगों को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे मामले में राजनीति देखने को मिल रही है। चाहे वो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं खड़गे जी, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार जो है लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही है।
और वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया। तो ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हुई कैसे, और जो लापरवाह अधिकारी स्वास्थ्य विभाग पर हैं उन पर कब कार्रवाई होगी और कैसे कार्रवाई की जाती है, ये निशाना बनाए हुए हैं विपक्षी पार्टियां सरकार पर। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और स्कूलों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और विद्यालय को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के बिना पंजीकृत संचालित हो रहे 238 मदरसों में से 17 मदरसे और 20 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया, अक्टूबर के बाद गैर मान्यता संस्थाओं पर 1 नवंबर से 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि जनपद में हुए सर्वे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या बढ़ी हुई मिली थी। अल्पसंख्यक विभाग में बिना पंजीकरण कराए ही नगर और देहात क्षेत्र में मदरसों का संचालन हो रहा है। जिला अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी तो उन्हें जनपद स्तर से इन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजे जाने लगे। वहीं इस मामले में सियासत भी गरमाती जा रही है। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, इन सब मुद्दों पे बात होगी। अगर बात नहीं होगी तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं होगी। लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, मदरसों में कंप्यूटरीकरण किया है, मदरसे में मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं हमने, और शिक्षा का स्तर बेहतर किया है। हमने हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है, इनकी पढ़ाई लागू की है, तो इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि 24,000 मदरसों में जो हमारे पास 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त 8,000 मदरसे हैं। तो 24,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी जांच एसआईटी कर रही है लगातार शिकायतों के उपरांत। और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनके प्रबंधकों से या उनकी कमेटियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार एसआईटी के द्वारा अभी आपने देखा जैसे शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को नोटिस किया है और उनसे भी कहा कि आप अपना दस्तावेज लेकर आइए, आपकी जो जांच चल रही है उसमें कोऑपरेट करिए। तो बहुत से मदरसे हैं नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को लेकर जांच कराई थी आदरणीय योगी सरकार ने, और उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे और पेपर पे चलते थे। तो देखिए, यूपी में मदरसों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और स्कूलों पर योगी सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और विद्यालयों को लेकर प्रशासन ने अपना सख्त रुख अपनाया है। जिले के बिना पंजीकृत संचालित हो रहे 238 मदरसों में से 17 मदरसे और 20 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अक्टूबर के बाद गैर मान्यता संस्थाओं पर 1 नवंबर से 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि जनपद में हुए सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या बढ़ी हुई मिली थी। अल्पसंख्यक विभाग में बिना पंजीकरण कराए ही नगर और देहात क्षेत्र में मदरसों का संचालन हो रहा है। जिला अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी तो जनपद स्तर से इन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजे जाने लगे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। अभी आपने सुना किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि चुनाव नजदीक आ जा रहा है तो ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बात ना की जाए बल्कि मदरसे की जांच कराई जाए, विदेशी फंडिंग की जांच कराई जाए, तमाम ऐसे मुद्दे अब उठाए जाएंगे। तो वहीं पर मोहसिन रजा ने भी अपना बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अब मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, मदरसों में काफ़ी बदलाव लाए जा रहे हैं और जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, मदरसों को लेकर जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया, इसके बाद सियासत तेज हो गई। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जो मदरसों को लेकर जो है यहाँ पर
नोटिस किया जारी किया गया है, उसके बाद जो तमाम जो सियासतगर हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो उसमें जो है उस पर जो है अलग अलग प्रतिक्रिया देना चालू कर दिए हैं। तमाम, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोहसिन रजा हो, और चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो जैसे कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे ही ये मामला सामने आया है, जो जिसके उसके बाद जो सियासत है वो गर्म हो गई है, और इसी मुद्दे पे जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी बात कर रही हैं। जी नंदिनी। देखिए, वहीं पर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ये बड़ी बात कही कि अब बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब मदरसे की जांच कराई जाएगी, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच कराई जाएगी। तमाम ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि फखरुल हसन चांद ने ये मुद्दे उठाए हैं। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई और तमाम जो और भी अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर ये बात नहीं की जा रही है, और उनका साफ तौर पे ये आरोप है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे उस तरीके के तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं। ये फखरुल हसन चांद का ये बयान अभी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, जिन्होंने साफ तौर पे इस तरीके से ये बात कही है कि जो तमाम जो पार्टी है, पार्टी इस तरीके से ये मुद्दा उठा रही है। जी देखिए, वहीं पर जैसे ही मदरसों में नोटिस भेजा गया है, उधर से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का मामला है, शिक्षा विभाग का कोई बात ही नहीं है, और शिक्षा विभाग इसमें शायद दखल नहीं दे सकता है। जी बिल्कुल, ये बयान उस तरीके से जब ये मामला जो गरमाया है मदरसों को लेकर, तमाम तरीके के जो लोग सियासत है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम तरीके के जो अपने अपने बयान दे रही हैं, जिसके बाद ये जो मदरसा बोर्ड की तरफ से ये बयान आया है सामने, जिसमें ये कहा गया है कि जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उवैस। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।